शालिनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ परेशानियों के चलते, कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते हम लोग जो अपने वीडियोस हैं वो वाइट बोर्ड पर नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए अभी कुछ वीडियोस हम आपको ऐसे पेपर पे प्रोवाइड करवाएंगे। आप देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है और कैसा लग रहा है। अगर ऐसा है तो कुछ वीडियोज़, शायद 5 या 7 वीडियोस हम ऐसे ही बनाएंगे और उसके बाद पुनः वापस से वाइट बोर्ड पर बनाना शुरू कर देंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रक्त, यानी कि जो हम मानव तंत्र पढ़ रहे थे उसका अगला भाग है रक्त। रक्त भी हमारे शरीर का एक तंत्र है, एक तंत्र है जो कि बहुत सारे कार्य करता है हमारे शरीर में। जैसे हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, वो पाचन का कार्य करता है। श्वसन तंत्र पढ़ा था, जैसे कि श्वसन वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर लाने का कार्य करता है और उसे कोशिकाओं तक ले जाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से रक्त भी एक तंत्र होता है। ये किन किन अंगों से मिलकर बना होता है वो हम देखेंगे। तो रक्त जो होता है, पहले इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक इसलिए बोला है इसको क्योंकि ये तरल अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस अवस्था में नहीं होता है। इसकी pH 7.5 होती है। आपकी बुक में 7.5 है, कहीं कहीं 7.5D होती है और कहीं कहीं 7.4 होती है। वैसे ज़्यादातर बुक्स में 7.4 होती है, सो ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा क्या होता है? जो आपकी हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में जो अस्थि मज्जा पाई जाती है, उन अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण क्या होते हैं? जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, वो स्वतंत्र रूप से अपना विकास नहीं कर रहा होता है, उस समय उसके अंदर जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा के अंदर होता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं। इसके बाद देखते हैं, एक शरीर में 5 लीटर खून होता है। ठीक है, खून यानी कि रक्त, 5 लीटर खून होता है। तो ये तो हुई इसकी कुछ जनरल बातें कि भाई रक्त क्या होता है। कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि रक्त जो होता है उसमें कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसका किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर रक्त बना होता है। तो देखिए, रक्त में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो ठोस पदार्थ होते हैं और तरल पदार्थ होते हैं। जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, जिसके वजह से ये तरल संयोजी ऊतक बना है वो हमारा प्लाज्मा होता है। यानी कि प्लाज्मा तरल होता है और ठोस अवस्था में जो होती हैं वो कोशिकाएं होती हैं। ये प्लाज्मा जो होता है वो रक्त में लगभग 55% प्लाज्मा होता है और लगभग 45% हमारी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: लाल कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं और बिंबाणु। ठीक है, इनको आप लिखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और बिंबाणु। अब जानते हैं लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में। लाल रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कोशिकाओं वाला भाग है, सर्वाधिक तो वैसे प्लाज्मा पाया जाता है, लेकिन अगर इन तीनों कोशिकाओं की बात करते हैं तो सर्वाधिक लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनका लाल रंग क्यों होता है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाएं लाल रंग की क्यों होती हैं। ठीक है, लाल रंग की वो इसलिए होती हैं क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि आयरन से बना होता है। तो उसमें आयरन का भी कुछ कंटेंट होते हैं, तो उस आयरन के वजह से हीमोग्लोबिन जो कि प्रोटीन है वो लाल रंग का हो गया। तो जब वो कोशिकाओं में उपलब्ध होगा तो कोशिकाएं भी लाल दिखने लगेंगी। चूंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए पूरा खून हमें लाल लाल दिखाई देता है। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर आँख चेक करते हैं या फिर आपके टंग को चेक करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि उसमें रेडनेस कितनी है, उसमें लालपन कितना है। उससे उन्हें पता चल जाता है कि लाल रक्त कोशिकाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। लाल रक्त कोशिकाओं की सबसे खास बात होती है कि उनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि ये कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं में जनरली केंद्रक होता है, पर लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, ये केंद्रक विहीन होती है। एक लाल रक्त कोशिका की आयु 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद में नई कोशिकाएं बन जाती हैं और पुरानी कोशिकाएं खत्म होती जाती हैं। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। देखिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? ये 2 भागों में हमने इनको बांटा है, कणिकाणु
और अकणिकाणु। कणिकाणु क्या होते हैं? कणिकाणु को भी वापस 3 भागों में बांटा है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। आपको दिख रहा है? बताइएगा मुझे। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये थोड़े कम होते हैं। अकणिकाणु की बात करें तो इसके भी 2 भाग हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, बी, टी और मारक, ठीक है। और जो मोनोसाइट्स होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए। देखिए हम पूरा क्लासिफिकेशन आपको एक बार फिर से बताते हैं कि सबसे ऊपर रक्त है। रक्त के 2 भाग हैं, तरल और ठोस। ठोस भाग में श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं आपके 2 प्रकार की होती हैं, कणिकाणु, अकणिकाणु। कणिकाणु के 3 भाग होते हैं, अकणिकाणु के भी 2 भाग होते हैं। जो इसका ये वाला भाग होता है लिम्फोसाइट, इसके 3 भाग होते हैं। इनको पढ़ते कैसे हैं? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं, केवल मारक कोशिकाएं, ठीक है। ये जो मारक कोशिकाएं होती हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं, ये दोनों प्रतिरक्षा का काम करते हैं। ये प्रतिरक्षा क्या होती है दोस्तों? प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जब आपके शरीर में कोई बाहरी कीटाणु, बाहरी जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कोई बीमार है या धूल के कण हैं या कभी कभी जीवाणु कीटाणु होते हैं जिनके वजह से बीमार होते हैं हम लोग, तो जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो ये जो मारक कोशिकाएं और मोनोसाइट्स हैं, ये उन पे अटैक कर देते हैं और उन पर अटैक करके उनको ख़त्म कर देते हैं। ये किस तरह से करते हैं वो तो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा, पढ़ते रहिए लगातार। जैसे मानिएगा कि जैसे ये कोशिका है, हमारा शरीर है और इस शरीर में कुछ बाहरी तत्व आ गए हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएंगे। तो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी ये मारक कोशिकाएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कौन सी मारक कोशिकाएं होती हैं, मोनोसाइट्स और ये लिम्फोसाइट्स। तो ये मारक कोशिकाएं हैं, तो ये क्या करेंगी? इस पर अटैक कर देंगी और इसको ख़त्म कर देंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारे शरीर की रक्षा का काम करती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ वापस से बताना चाहूँगी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका काम होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का ऑक्सीजन को लेकर जाना। वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। लाल रक्त कोशिकाओं का काम होता है ऑक्सीजन को लेकर जाना। आप यहाँ लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन का वाहक होती हैं ये। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है प्रतिरक्षा, यानी कि इनका काम होता है रक्षा करना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं बिम्बाणु, यानी कि तीसरा भाग। आप यहाँ पे देखिएगा, हमने लाल पढ़ लिया है, श्वेत पढ़ लिया है, अब हम आते हैं बिम्बाणु पर। तो ये है हमारा बिम्बाणु। एक मिनट रुकिए। हाँ, बिम्बाणु। बिम्बाणु को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। 1 mm³ में 3 लाख बिम्बाणु पाए जाते हैं। mm³ में 3 लाख बिम्बाणु का क्या मतलब है? लगभग 1 बूंद खून के अंदर 3 लाख बिम्बाणु पाए जाते हैं। इनकी आयु 10 दिन होती है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताती हूँ। बिम्बाणु क्या चीज़ है आपने सुना होगा, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। तो डेंगू में आपने देखा होगा, कब अक्सर लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे शरीर में प्लेटलेट कम हो गई हैं, प्लेटलेट कम हो गई हैं, आपको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, खून चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्लेटलेट होते हैं ना, वो यही बिम्बाणु होते हैं, जो कि डेंगू के टाइम पे इनकी जो मात्रा है 3 लाख से घटकर कम हो जाती है, 1 लाख हो जाती है, 40,000, 50,000 ऐसे पहुंच जाती है। तो ये मात्रा जब कम हो जाती है तो उसे हम बिम्बाणु में कमी कहने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये अभी हमने देखा था कि लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य था शरीर में ऑक्सीजन का वहन करना, श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम था प्रतिरक्षा करना। तो बिम्बाणु का कार्य होता है शरीर में थक्का जमाना। क्या होता है? शरीर में थक्का जमाना। तो जब हम ये कार्य देखेंगे कि रक्त के कार्य क्या होते हैं, तो 3 कार्य तो हमें पहले ही पता चल गए। लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य हो गया ऑक्सीजन को लेके जाना, दूसरा कार्य हो गया हमारा ये श्वेत रक्त कोशिकाओं का प्रतिरक्षा करना, और बिम्बाणु का कार्य हो गया शरीर में थक्का जमाना, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं दूसरे कार्य। इसके कुछ और कार्य होते हैं, कैसे वो देखिए। ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिकाओं तक लेकर जाना। इसको मैं आपको इस डायग्राम से समझाना चाहूँगी। ये देखिए, ये है हमारा डायग्राम। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये खाना अंदर जाता है और पूरी तरह से पच जाता है। जब ये खाना यहाँ पच जाता है तो इस खाने को इस कोशिका तक लेकर जाना है, क्योंकि यहाँ इसका क्या काम है? कुछ काम नहीं है। उसे कहाँ तक मान लेते हैं, ये हमारी कोशिका है और इस कोशिका को इस खाने तक लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि खाना तो इसके बाहर निकलता ही नहीं है। दूसरा ये है हमारा श्वसन तंत्र में फेफड़े, ठीक है। तो यहाँ से जब ऑक्सीजन आती है वो इन फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी जो हमारी होती हैं, क्या होती हैं आप बताइएगा मुझे, उन छोटे छोटे, मैं खुद ही बता देती हूँ कूपिकाएँ होती हैं। तो इन छोटी छोटी कूपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है। अब ये ऑक्सीजन का यहाँ भी कोई काम नहीं है, बेसिकली इनका काम होता है कोशिका के पास। क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताना है
कि जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब होता है जो आपने खाना यहाँ पे पचाया, ठीक है, पाचन होने के बाद वो किस में बदल गया, ग्लूकोज में। साथ में यहाँ पे आई आपकी ऑक्सीजन, क्या आ गई, ऑक्सीजन। तो जब ये ग्लूकोज और जब ये ऑक्सीजन दोनों मिलती हैं, यहाँ कोशिका तक पहुँचती हैं, तो वो कोशिका के अंदर क्या बना देती हैं, ऊर्जा। और हम ये जो काम कर रहे थे श्वसन का, और ये जो हम काम कर रहे हैं पाचन का, ये दोनों किस लिए कर रहे हैं, ताकि ग्लूकोज बन जाए, ऑक्सीजन बन जाए और ये दोनों मिल जाएं, तो इससे हमारी ऊर्जा का निर्माण हो। जब ये ऊर्जा बनती है तो यहाँ से रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ से हमारा दूसरा रिलीज होता है अपशिष्ट पदार्थ। क्या रिलीज होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। जब ये दोनों चीज़ें रिलीज होती हैं तो इन्हें शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि इनका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता है। तो क्या करते हैं, ये जो हमारा भोजन तंत्र है, मतलब पाचन तंत्र है, यहाँ पर रक्त की नलियाँ पाई जाती हैं और यहाँ भी रक्त की नलियाँ पाई जाती हैं। ये रक्त की नलियाँ यहाँ से ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कोशिका के पास लेकर आती हैं, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है तो इसे वापस यहाँ फेफड़ों के पास ले जाती हैं, फेफड़े इन्हें बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं, इन्हें वो किडनी के पास लेके जाती हैं और वहाँ से उसको बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये हमारी पूरी साइकिल होती है कि पाचन तंत्र से कोशिका तक जाना, ग्लूकोज और फेफड़ों से ऑक्सीजन का कोशिका तक जाना, कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। और ये सारा कार्य किया जाता है हमारे रक्त के द्वारा। तो वापस आते हैं रक्त के कार्यों पर, माफ कीजिए, वापस आते हैं रक्त के कार्य पर। तो रक्त के कार्य में क्या है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से कोशिका तक लेकर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से फेफड़ों तक लेकर जाना, पोषक तत्वों को कोशिका तक लेकर जाना और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर फेंकना। ठीक है, ये चारों मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगला है शरीर की पीएच को नियंत्रित करना, क्योंकि जबकि रक्त का पीएच 7.4 होता है तो ये हमारे पूरे शरीर का पीएच भी 7.4 बनाकर रखता है। ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम हैं वो इसी पीएच पे काम करते हैं। अगर पीएच हमारी कम या ज़्यादा हो गई तो काम करना बंद कर देंगे। इसके बाद है हार्मोन का परिवहन करना। हार्मोन हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो रिलीज होते हैं, निकलते हैं और वो हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना, हमें नींद आना समय पर, ठीक है, हमें भूख लगना, ये सारे काम हार्मोनों के द्वारा संचालित होते हैं। तो ये काम कौन करता है, ये लेकर कौन जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, रक्त लेकर जाता है। दूसरा, शरीर का ताप नियंत्रित करना, ये पूरा लिख लीजिएगा, शरीर का ताप नियंत्रण करना। जो हमारे शरीर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये ब्लड मेंटेन करके रखता है। अगर ब्लड का तापमान कम या ज़्यादा हो जाएगा तो शरीर का तापमान भी कम या ज़्यादा प्रकार का हो जाएगा। अब जो रक्त है वो कितने प्रकार का होता है देखिएगा फटाफट से। जो प्रकार है वो हमारे 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ए मतलब ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। इसके लिए हम एक पूरी वीडियो अलग से बनाएंगे, पर अभी आप इतना ही जान लें कि आपका 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है, बस ये आपके लिए सफिशिएंट है। दूसरा है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यहाँ से रक्त को लेकर जाना और यहाँ से रक्त ग्लूकोज को लेकर जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को लेकर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है, तो ये रक्त करता है। तो ये रक्त बहता कहाँ है, ये रक्त बहता है रक्त की वाहिकाओं में। कहाँ बहता है, रक्त वाहिकाओं में। तो जहाँ शुद्ध रक्त बहता है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ले जाई जा रही है, ठीक है, या ग्लूकोज लेकर जाया जा रहा है, उसे धमनी कहते हैं। और जहाँ अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाई जा रही है या फिर अपशिष्ट पदार्थ, जो खाना डाइजेस्ट हुआ था उसके बाद जो निकले थे वो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको जो लेकर जाता है उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। यहाँ पर 1-2 अपवाद हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे, बट आप समझ लीजिए कि धमनी और शिराएं 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो ये था हमारा रक्त, ये रक्त का परिवहन भी हम देखेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।